प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके साथ रूबरू हो रहा हूं और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है वारशिप्स ऑफ अमेरिका रीचिंग वेनेजुएला, कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ये क्या बात है। हमारे शांति के मसीहा जो हर वक्त शांति शांति की बात कर रहे थे, यहाँ पे युद्ध को मैंने रोक दिया। भारत पाकिस्तान के, इजराइल और गाजा स्ट्रिप पे मैंने रोक लगवा दी। यूक्रेन और रशिया पे मैं युद्ध विराम लगाने जा रहा हूं और खुद जहाजी बेड़ा लेकर वेनेजुएला पहुंच गए। ये तो बड़ी ही नाइंसाफी है। क्या बात, इतना बदलाव क्यों? ये शांति के मसीहा को क्या हुआ? नोबेल पीस प्राइज पीछे रह गया क्या, या कोई ऐसी नीति है जिसके कारण ये सब कर रहे हैं? आओ आज हम इसके बारे में अध्ययन करें और इसे जानने की कोशिश करें। जो लोग अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो आओ आज इसके बारे में बात करें। सबसे पहले वेनेजुएला, जैसे मैंने बोला, कैरिबियन सी एंड ये अटलांटिक ओशन के बीच में स्थित, अमेरिका के अगर देखें, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बिल्कुल टिप के ऊपर वेनेजुएला पड़ता है। ये वही कंट्री है जिसे हमारे कोलंबस जो थे, कभी जो भारत की खोज में 1498 में आए थे और भारत खोजते खोजते अमेरिका की तरफ पहुंच गए और उन्होंने कहा इंडीज इंडीज, और वो अमेरिका की खोज में चले गए और उन्होंने ही वेनेजुएला जो था इसे खोजा था और उस समय इसका नाम दिया था लिटिल वेनिस। और 1522 उसके बाद स्पेनियर्ड्स ने वेनेजुएला को अपना कॉलोनाइजेशन करनी शुरू कर दी। वेनेजुएला के जो लोग थे उन्होंने इसको बड़ा रेजिस्ट किया और बड़ी कोशिश की। स्पेन जो थे इनके साथ युद्ध किए और ये लड़ाई काफी देर चलती रही, लेकिन स्पेन धीरे धीरे इसे अपना कॉलोनी बनाने में सफल हुआ और 1811 में वेनेजुएला के लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके। लेकिन ये 1830 तक लड़ाई चली। कोलंबिया के साथ इन्होंने अपनी ग्रैंड अलायंस किया और 1830 में पूर्ण तौर पर वेनेजुएला जो था आज़ाद हो गया। वैसे तो बड़ी मीडियोकर कंट्री थी, कोई ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस या और चीज़ें तो नहीं थी। सी के कारण होने के कारण, आप जानते ही हैं, जो सी के साथ बिजनेस होते हैं वही ये कर रहा था। लेकिन इनकी लॉटरी निकलती है 1950 में। 1950 में यहाँ के तेल के भंडार मिल जाते हैं और फिर क्या था, 30 सालों में, आने वाले 30 सालों में वेनेजुएला देखते देखते अमेरिका की रिचेस्ट कंट्री बन जाती है। इतना पैसा, इतनी धन दौलत इनके पास आ जाती है। वेनेजुएला अपने आप को अमीर देशों में शुमार करता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सोशलिज्म का, ह्यूगो चावेज ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने 1999 की इलेक्शन जीती और सोशलिज्म का नारा लगाया और ये नारा उनका कामयाब हुआ और वो इलेक्शन जीतने में सफल हुए। और उन्होंने सोशलिज्म के अधीन वहां के लोगों को, वेनेजुएला को, ऐसे फ्रीबीज बांटे, चाहे खाना हो, पानी हो, मेडिसिन हो, एजुकेशन हो, हर चीज उन्होंने मुफ्त में भंडार लगा दिए। नतीजा ये हुआ, सोशलिज्म के कारण वेनेजुएला के लोग जो थे ये तो बड़े खुश हुए और हमारे चावेज जो प्रधान राष्ट्रपिता थे वो तो कामयाब हो गए और उनके चलते ये फ्री बीज के कारण वेनेजुएला के लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। एक ऐसी आदत सी पड़ गई, सब कुछ फ्री, यहां तक कि पेंशन्स मिल रही हैं, लोग काम को मुंह मोड़ गए और नतीजा ये हुआ, देखते देखते ये अमीर देश गरीब देशों की गिनती में शुमार हो गया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे भारत की बात जरूर करेंगे। हमारे भारत में भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो आते ही फ्री बीज का ढंढोरा पीटना शुरू कर देती हैं। ये भी फ्री में, तेल फ्री में, बिजली फ्री में, ट्रांसपोर्टेशन फ्री में। और ये इसका नतीजा क्या होता है? फ्री बीज तो आप बांट रहे हो, लोगों में मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है और काम धंधा छोड़कर वो घर में बैठना, आलस्य का जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। सोशलिज्म की ये एक ऐसी अच्छाई जो थी, जिसे हम कभी अच्छाई समझ रहे थे और जिसके कारण चावेज जो था
आपने फासिज्म नाजिज्म सुना होगा, इसे शेविज्म भी कहते हैं। और ये जो शेविज्म था, इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा यही निकलता है कि वेनेजुएला फ्रॉम रिचेस्ट नेशन टू द पुअरेस्ट नेशन के गिनती में शुमार हो जाता है। मैं दूसरा एक और देश की बात करने जा रहा हूं, श्रीलंका की। श्रीलंका भी कभी रिचेस्ट नेशन बन गया था, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसका शुमार किसमें हो गया? पुअरेस्ट कंट्रीज में। कारण फ्रीबीज के कारण लगे फ्रीबीज बांटने, ये भी फ्री में वो भी फ्री में, लोगों को खुश करके पावर तो ले ली, पॉलिटिकल पावर तो आ गई, लेकिन पॉलिटिकल पावर एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन। द नेशन वाज थ्रोन इनटू द पॉवर्टी। आज वहां पे पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, ऑल द इम्यूनिटीज जो कि एक जीवन व्यतीत करने के लिए चाहिए, लोग त्राही त्राही वेनेजुएला में कर रहे हैं। और वेनेजुएला की लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं। और इसके क्या कारण है? इस 2010 के बाद हम देखते हैं कि वेनेजुएला की इकोनॉमी है दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही थी। लोगों के लिए खाने के लाले पड़ रहे थे और आमदनी का कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा था। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण थे अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंध जो वेनेजुएला के ऊपर लगाए जा रहे थे। क्या बात था कि हर वक्त वेनेजुएला को टारगेट किया जा रहा था? टारगेट इसलिए किया जा रहा था कि जैसे मैंने आपसे कहा, फासिज्म, नाजिज्म एंड यहाँ पे शेविज्म। ह्यूगो शेविस जो था, उसकी जो राजनीतिक नीतियां थी, उसमें राष्ट्रपिता जो बना, उसके पास असीम ताकतें आ गई थी और वो डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन अमेरिका को इसकी क्या तकलीफ थी? वो अपने देश में कैसा भी राज चलाए, ये तो उसकी मर्जी है। लेकिन अमेरिका का क्या कारण है कि यहाँ पे ह्यूगो की सरकार को, शेविस को वो टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का पॉइंट लेके हर वक्त वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आर्थिक प्रतिबंध खास तौर पर जब ट्रंप सरकार पहली बार आती है 2016-17 में, सबसे ज्यादा इनके ऊपर लगाए जाते हैं। और ट्रंप सरकार की कोशिश होती है कि यहाँ पे सरकार जो ऑपोजिशन लीडर था उसको ये सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि इसकी सरकार का तख्ता पलटा जाए। अब इस समय जो मदुराओ है वो टोटल कंट्रोल अपनी सरकार के ऊपर किए हुआ था और वो किसी प्रकार से ऑपोजिशन को आगे आने नहीं दे रहा। और उसने ऑपोजिशन के ऊपर बड़े कठोर नियम लागू कर दिए और उसके अधीन उसने ऑपोजिशन के जो जितने भी लीडर थे उनको अरेस्ट कर पड़ गई और उन्होंने काम करना छोड़ दिया। प्रोडक्शन का डाउनफॉल आ गया, डेवलपमेंट रुक गई क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं थे। पैसा तो बट रहा था, लेकिन जो ऑयल से प्रोडक्शन हो रही थी और ऑयल से जो इनकम हो रही थी वो भी डिवीजन हो रही थी लोगों के बीच में। नतीजा क्या हुआ? अब सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए, बगावत शुरू हो गई, सरकार की क्रिटिसिज्म, आलोचना शुरू हो गई। वही ह्यूगो चावेज जो कि लोगों का बड़ा प्रिय था, अब अप्रिय बन गया और उसने अपनी पावर्स को अपने पास रखने के लिए उसने सख्त अधिनियम लागू किए और लोगों को मजबूर किया कि वो तानाशाही रूल के अधीन काम करें। लोगों को काम नहीं रहा। कहा जाता है कि लोगों ने उस समय वहां पे ओपियम की प्रोडक्शन शुरू की और ओपियम के साथ साथ ड्रग माफिया जो है ये सक्रिय हो गया। वेनेजुएला की जो ड्रग माफिया है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी मैक्सिको ने। मैक्सिको साथ ही लगता है। हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर का ये देश वेनेजुएला मैक्सिको को सपोर्ट कर रहा है। मैक्सिको इससे ड्रग्स ले रहा है, मैक्सिको से ड्रग्स अमेरिका जाती हैं और ड्रग्स के अगेंस्ट अमेरिका जो है आवाज उठाता है। 2013 में ह्यूगो चावेज की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी बनता है निकोलस मादुरो। ये जो निकोलस मादुरो,
ये शुरू से ह्यूगो चावेज के साथ काम कर रहा था और राजनीति में बड़ा सक्रिय था। ये जब पावर में आया तो 2010 से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे और उधर अमेरिका में आवाज उठ रही थी कि ये जो वेनेजुएला ड्रग सप्लायर बना हुआ है इसके ऊपर रोक लगाई जाए। ट्रंप जो था उस समय नया नया पावर में आया और ट्रंप की कोशिश थी वो निकोलस मादुरो को इसकी सरकार को गिराना चाहता था और अपनी मर्जी की सरकार वहां लाना चाहता था। और उसके गिराने का कारण ये था, वो सरेआम बोल रहा था कि ये जो ड्रग कार्टल और ड्रग माफिया जो है जिसे वेनेजुएला की सरकार चला रही है, प्रेसिडेंट जिसमें संलिप्त है, मैं चाहता हूं कि इसको खत्म किया जाए और वेनेजुएला में एक डेमोक्रेटिक सेटअप किया जाए, क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप चल रही थी। इस बात को लेकर उसने वेनेजुएला में इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो कि पॉल गॉडो थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ 2016 में ट्रंप फर्स्ट इलेक्शन जीत के यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है और 2017 में वो वेनेजुएला की सरकार का तख्ता पलटने में लग जाता है। गाडा को वो हर प्रकार की सपोर्ट देता है, इकोनॉमिक हेल्प, और अपने आदमी जो हैं वो वेनेजुएला में छोड़े देता है। और इसमें कहते हैं कि उसकी जो अपनी जो सीक्रेट एजेंसी है वो भी बड़ा काम करती है और कोशिश करते हैं कि वेनेजुएला को तख्ता जो है वो पलट दिया जाए। वेनेजुएला में इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट तो निकोलस मादुरो ही था, लेकिन इस इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन तो होते हैं, इलेक्शन में निकोलस मादुरो जो है उसकी पार्टी कम वोटिंग लेती है, वोट गेन करती है। गौडा जिसकी अमेरिका सपोर्ट कर रहे थे वो थंपिंग मेजॉरिटी से जीत जाता है और ये बात है जनवरी 2019 की। पॉल गॉडा जीत तो जाता है और वो प्रेसिडेंट भी बन जाता है। वो प्रेसिडेंट थोड़ी देर के लिए ही रह पाता है क्योंकि उसका तख्ता पलट देता है कौन? निकोलस मादुरो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और पार्टी पावर में आए। वो अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगाता है, एक तो मनीटरी लॉन्ड्रिंग के और दूसरा ड्रग्स के और तीसरा उसको हाउस अरेस्ट करते हैं। लेकिन अमेरिका के इन्फ्लुएंस में उसे कुछ देर में ही उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन वेनेजुएला में एक किस्म की सिविल वॉर शुरू हो जाती है। अब एक ग्रुप जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है और एक ग्रुप जो है वो निकोलस मादुरो के पीछे लगा हुआ है और जो डेमोक्रेटिक सेटअप की डिमांड कर रहे हैं, दे वांट चेंज इन द गवर्नमेंट। लेकिन निकोलस मादुरो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वो अपनी सारी ताकतें अपने हाथ में ले लेता है। ट्रंप, जॉन बोल्टन ये पूरी ट्राई करते हैं कि किसी प्रकार निकोलस मादुरो की सरकार जो है उसे गिरा दिया जाए और इसके लिए ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी सीक्रेट सर्विसेज को पीछे लगा देते हैं और कूप करने की कोशिश करते हैं। आर्मी चीफ जो है उसको साथ मिला लिया जाता है। इसके अलावा दो और आदमी जो थे आर्मी के उनको भी मिला लिया जाता है अपने साथ और ये सारी प्लान तैयार हो जाती है। लेकिन जॉन गाउडा बाद में बताते हैं, जो मैंने अभी अभी फोटो डाली आपके साथ, कि वो ट्रंप के साथ मिलके, क्योंकि ट्रंप जॉन गाउडा को इलेक्शन के बावजूद अभी जिसमें उसको हारा दिखाया जाता है, वो उसको दो प्रधान जो है राष्ट्रपति जो है एक्चुअल प्रधान राष्ट्रपति वेनेजुएला का स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये सारी जो उसकी चाल थी ये कामयाब नहीं हो सकती और कूप जो है वो फेल हो जाता है। सरकारें किस हद तक गिर सकती हैं ये हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, ट्रंप रुकता, ट्रंप मरवाने की कोशिश करता है निकोलस मादुरो को
और उसके लिए वो इनाम भी घोषित कर देते हैं। ये सब बातें जो हैं अंदर खाते से की जाती हैं, क्योंकि ट्रम्प की कोशिश है कि ये सरकार का तख्ता पलटा जाए। बात किसकी है, लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है आइडियोलॉजी की, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेटिक सिस्टम। और रशिया जो है क्यूबा को भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे ये वेनेजुएला को भी सपोर्ट कर रहा है, और पीछे चाइना भी रशिया के साथ है। वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, सरकार उसी प्रकार बनी रहे। यहाँ तक आवाज उठती है कि जो निकोलस मदुरो है अपनी फैमिली के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन जब रशिया को पता चलता है तो रशिया उसे रोक देता है। वो कहता है भागना नहीं है, यहीं पे रहना है, एंड वी विल सपोर्ट यू। सो जो इस सारी लड़ाई में जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ये आइडियोलॉजी की वॉर है जो रशिया और अमेरिका के बीच में चल रही है। हम सोचते हैं कोल्ड वॉर खत्म हो गई 1991 में जब रशिया टूट गया, शायद नहीं। वो आज भी इस वेनेजुएला में और क्यूबा में देखी जा सकती है, जिसे अमेरिका जीतने की कोशिश कर रहा है। नरेटिव सेट किए जाते हैं और उनको इस प्रकार से प्रसारित किया जाता है कि लोगों को लगे कि जैसे वेनेजुएला तो सिर्फ ड्रग का माफिया है और वहाँ पे लोगों की जो इज्जत है वो खतरे पे है और उनको किसी प्रकार की आज़ादी नहीं है। लोगों को ये दिखाया जाता है कि सरकारें जो हैं वो बहुत खराब हैं और वहाँ पर लोगों की किसी प्रकार की आज़ादी नहीं है और उनकी आज़ादी का खनन किया जा रहा है, डिक्टेटरशाही है। और ये जितने भी इल्ज़ाम हैं, अगर हम सद्दाम हुसैन को देखें, कर्नल गद्दाफी को देखें और फील्ड कास्ट्रो को देखें, इन पर भी इसी प्रकार इल्ज़ाम लगाए गए थे, लेकिन अंत में क्या निकला? कुछ भी नहीं। सिर्फ सरकार जो थी वो बदली गई और ऐसा अब भी होगा क्योंकि ट्रम्प बाजित है और जब तक वो ये सरकार गिरा नहीं देगा वो शांति से बैठेगा नहीं। गॉडा को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक बार दोबारा निकोलस का प्रभाव जम जाता है। कोविड आ जाता है और उधर ट्रम्प जो है वो दूसरी इलेक्शन टर्म हार जाता है और जो बाइडेन इलेक्शन जीत जाते हैं। जो बाइडेन के बाद वेनेजुएला में वो जो बाइडेन है वो चाहते हैं कि अब वेनेजुएला में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं और दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन निकोलस कहता है कि मैंने करवाए और वो मुद्राओ जो है इलेक्शन करवाता भी है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? वो कहते हैं कि मास रिगिंग हुई। अमेरिका जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है कि ये सारी रिगिंग हुई है और रिगिंग करके निकोलस मुद्राओ जो है वो जीता है। लेकिन जो भी हो, मुद्राओ अपनी सरकार बना लेता है। डिक्टेटरशिप जिसके ऊपर उसे इल्जाम लगाया जाता है वो डिक्टेटरशिप तानाशाह गवर्नमेंट स्थापित हो जाती है। जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं ये थोड़े से लिबरल और ये सॉफ्ट हैं। नतीजा ये हुआ कि जो बाइडेन ने 2022 में निकोलस मदुरो के ऊपर लगे हुए इकोनॉमिक सैंक्शंस जो थे बहुत ज्यादा, जो ट्रंप ने लगाए थे, उनको कम कर दिया और एक बार दोबारा वेनेजुएला अपना तेल मार्केट में बेचने लग गया। दोस्तों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होने के बावजूद ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका जो है उसके ऊपर इतनी इकोनॉमिक सैंक्शंस लाद देता है, और सैंक्शंस जो है कम करते हैं तो इनका तेल बिकना शुरू होता है। और यहाँ पे हम दो बातें समझने की कोशिश करें। नंबर एक, जो बाइडेन और ट्रंप, इन दोनों में फर्क है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां पर नीतियों का कंसर्न है, दोनों की कोशिश यही है कि वेनेजुएला के ऊपर किसी तरीके अमेरिका का होल्ड हो जाए, वहां पे एक ऐसी सरकार बने जो अमेरिकन लाइंस, अमेरिकन थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाए। क्या ये लड़ाई ड्रग कार्टेल की है? शायद नहीं। हम जानते हैं पहले यही ट्रंप है जिसने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया था कि चाइना जो है वो फॉन्टेनल जो है ड्रग है वो बेच रहा है और उसका व्यापार कर रहा है। लेकिन जब चाइना के साथ इनके संबंध ठीक हुए तो वो जितने भी इल्जाम थे वो सब
बैठ गए। अब जरा हम ट्रंप या अमेरिका की पॉलिसीज को देखें तो इराक में सद्दाम हुसैन के साथ ये क्या करते हैं, उसके ऊपर भी यही इल्जाम लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन जो है वो तानाशाह है, लोगों को अधिकार नहीं देता, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना एक्सप्रेशन है, लोग अपनी मन मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते। यही इल्जाम वेनेजुएला के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वेनेजुएला के 5.7 मिलियन लोग जो हैं वो वेनेजुएला से बाहर निकल चुके हैं, वो पलायन कर चुके हैं, क्योंकि वेनेजुएला में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। इतनी पावर्टी और इतनी हंगर वहां पे छाई हुई है कि वेनेजुएला के लोगों को लगता है कि वो बाहर जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वहां पे यही शो किया जा रहा है कि डिक्टेटरशिप तानाशाह निकोलस मदुराओ की इतनी ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति, अपनी प्रतिक्रिया जो है उसे व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। और पॉल गौडा का जो एग्जाम्पल वो दी जाती है, जिससे जो कि प्रेसिडेंट बना उसको भी नहीं सरकार ने बख्शा। इसलिए ये इल्जाम एक दूसरे के ऊपर एग्जाम चले आ रहे हैं। मैं सद्दाम हुसैन की एग्जाम्पल दे रहा था, क्यों? इसीलिए कि सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को इन्होंने टॉपल किया। क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन जो था वो अमेरिका को आंख दिखा रहा था। अगर हम कर्नल गद्दाफी की बात करें, लीबिया का जो था हेड, उसने लीबिया को इतना डेवलप किया, वो भी तानाशाह था और उसकी भी इन्होंने सरकार बदल दी। और यहाँ क्यूबा के फिल कास्ट्रो, इन सबको अमेरिका ने टॉपल किया, इनकी हुकूमत जो है उसको बदला। क्यों? क्योंकि वो इनकी लाइन टो नहीं करते थे और इनके खिलाफ जा रहे थे। और यही हालत है इस समय वेनेजुएला की। जो निकोलस मदुराओ है, ये चाइना और रशिया की सपोर्ट के कारण ही आज खड़ा है। हम जानते हैं कि अभी जिस टॉपिक को लेके हम चले हैं, यूएस वारशिप एनसर्कल्स वेनेजुएला, और ये बात कोई छोटी बात नहीं है। वेनेजुएला के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वेनेजुएला क्या कर रहा है? निकोलस मदुराओ ने अपने लोगों को, अपनी आर्मी को, जिनमें आदमी भी हैं, औरतें भी शामिल हैं, सबको वार फ्रंट के ऊपर खड़ा कर दिया, तैनात कर दिया, क्योंकि आने वाली जो लड़ाई है उस युद्ध के लिए वो तैयार है। लेकिन ये युद्ध हो क्यों रहा है? कारण क्या है? आज अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर आई है कि ट्रंप का कहना है कि मैंने ये जो जहाजी बेड़ा भेजा है ये युद्ध के लिए नहीं, मैंने तो ड्रग माफिया की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, कर्टेल करने के लिए, जो समुंदर के रास्ते से ड्रग्स भेज रहे थे उनको रोकने के लिए उठाया। दूसरा, उसने क्यूबा की तरफ भी बेड़ा भेज दिया, क्यूबा की तरफ भी उसने एनसर्कल कर लिया। और इसके जवाब में रूस ने भी अपनी पनडुब्बी उस तरफ भेज दी है और अपना बेड़ा वहां पे भेज दिया। हम जा किस तरफ रहे हैं? और ये जो बातें हम कर रहे हैं, क्यों? ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कौन अपना किस बात का उल्लू सीधा कर रहा है। यही अमेरिका है जो जेलेंस्की को अपने पास बुलाता है और उससे समझौता करता है दो बात का। भूलना मत, ट्रंप व्यापारी पहले है, प्रेसिडेंट बाद में। पहली बात वो ये कहता है कि तुम्हें जो यूरोपियन यूनियंस पैसा दे रही हैं उस पैसे का तुम मेरे से हथियार खरीदना। और दूसरा वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारे मिनरल्स वाली जगह हैं इनके ऊपर तुम मेरा अधिकार स्थापित कर दो तो मैं तुम्हारी बड़ी मदद करूंगा, 50% ये अधिकार मेरे को दे दो। और जेलेंस्की मान जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं रूस के बदले अमेरिका को दे दूं, क्योंकि अमेरिका फिर मेरे काम आएगा। ये किस प्रकार की मध्यस्थता है? मध्यस्थता है या सौदेबाजी हो रही है? और रशिया कौन सा पीछे रहता है? यहां पे वो जेलेंस्की ट्रंप वार्तालाप कर रहे हैं, वो पीछे अटैक कर रहा है।
और कीव पे कल उसने रात को बहुत जबरदस्त बम्बार्डमेंट की है, क्योंकि कीव अगर आ जाता है राजधानी तो सारा कब्जा हो जाता है। और इसी तरह वेनेजुएला, कैराकस यहाँ की राजधानी है और कैराकस के ऊपर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। और कैराकस एक ऐसी जगह है जहां पे अगर बम्बार्डमेंट हो जाती है तो होगा क्या। उधर इजराइल को देखो, वो आज तक बाज नहीं आया, वो अभी भी गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर रहा है। और धन्य है गाजा वाले भी, वो मिलिटेंट्स ने आज तक उनके बंधक ही नहीं छोड़े। जिस बात के लेके लड़ाई युद्ध शुरू हुआ वो आज भी वहीं टिके, आज भी उनके 20 बंधक वहीं पे उनके पास हैं। कौन किसको कितना ब्लेम करना है और कौन कितना कसूरवार है, ये आप लोगों को देखना होगा। इस समय अमेरिका और रशिया, वैसे देखा जाए ट्रंप और पुतिन ऐसे लगता है जैसे दोनों घी खिचड़ी हुए पड़े, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये सोचने की गलती मत करना, ट्रंप मोदी, ये जियोपॉलिटिक्स में ये फ्रेंडशिप पर्सनल नहीं होती। देश के हित को आगे रखा जाता है और देश के हित के मुताबिक ही पॉलिसीज बनाई जाती है। इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अमेरिका को वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन एरियाज के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना है। वो चाहता है कि ऐसी सरकार बने जो उनकी बात को माने और उनके मुताबिक राज चलाए। वो निकोलस मदुरो की सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं और ट्रंप अपने इस कार्यकाल के दौरान ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि अगर वो करता है तो तभी उसकी सक्सेस है, वरना वो अपनी पॉलिसीज में फेल हो जाएगा। वही ट्रंप जो शांति का मसीहा बना हुआ है, इस समय युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना इस समय चाहे लिप सर्विस दे रहे हो, वो वेनेजुएला की सपोर्ट में खड़े हैं। और दूसरी तरफ आप देखो ना, इकोनॉमिक सैंक्शंस इतनी ज्यादा, कनाडा, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, पनामा, ये सारे जो हैं सैंक्शन के कारण वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद रहे। और इसका नतीजा क्या है कि वेनेजुएला इज सफरिंग। इट इज नॉट सफरिंग बिकॉज इट डजंट हैव द पोटेंशियल, इट हैज द पोटेंशियल, बट इट इज सफरिंग बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अगर ट्रंप की बात मान लेता है और उसके मुताबिक अपने ऑयल रिफाइनरीज उनको दे देता है तो बात खत्म, झगड़ा खत्म। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड नहीं और कोई फो नहीं, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन, मौका प्रस्ती और जरूरत है। मस्क और ट्रंप की दोस्ती हम जानते ही हैं, और मस्क ने क्लेम किया, पैसा खर्च किया ट्रंप को जिताने के लिए, ये हम सभी जानते हैं। और इट वाज मोर देन $200 मिलियन। और डू यू नो दैट दीज ऑयल कंपनीज दे स्पेंट अराउंड $445 मिलियन टू मेक ट्रंप विन। और ट्रंप जब जीत जाता है, हमें लगता है ट्रंप और मस्क की आपस में लड़ाई होगी, अनबन होगी। ये अनबन पीछे अगर ध्यान से हम देखें तो ये तेल माफिया है। तेल माफिया कहता है भी हमने तेल बेचना है, ये एलॉन मस्क आएगा, ये तो वो ईवी वाली कार लेके आ जाएगा, बैटरी ऑपरेटेड कार, और तेल का क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 को होती है, 12 दिसंबर 2015 में, और वहाँ पे कुछ मेन चुनिंदा कंट्रीज जो हैं वहाँ पे आपस में मिलते हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, ये सारे कंट्रीज हैं, पेरिस में हो रही है। और ये सारे डिसाइड करते हैं कि जो हर कंट्री है ये कोशिश करेगी कम से कम कार्बन एमिशन, कार्बन गैस एमिशन जो है वो कम से कम हो, CO2 इसका कम से कम एमिशन हो, क्योंकि ये जो कार्बन एमिशन है ये हमारे एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है। और अगर ये एमिशन बढ़ता जाएगा तो इसका नतीजा क्या होगा, हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और अगर कल को हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं तो सारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है।
अमेरिका भी इसमें पार्टनर है और वो बढ़ चढ़ के भाग लेता और कहता ठीक है। और ये जो कार्बन एमिशन के लिए सारी जो प्लान्स है उसको एक्सेप्ट किए जाते हैं, 5 पॉइंट्स बनाए जाते हैं कि तुम कार्बन को अपनी कंट्री में कंट्रोल करोगे, और इंडिया भी इसमें शामिल होता है। आप देखिए ना, इंडिया इतना कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग है, बट एज ह्यूमैनिटरी ग्राउंड्स के ऊपर वैसे भी जरूरी है कि कार्बन एमिशन को हर कंट्री को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा कौन कार्बन एमिट करते हैं अगर ध्यान से सोचे? दोज हु आर प्रोड्यूसिंग ऑयल, दे हैव टू यूज कोल एंड अदर गैसोलीन मटेरियल टू प्रोड्यूस ऑयल, टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड देन टू बर्न ऑयल। कर क्या रहे हैं हम? चाहे हम डीजल के इंजन चलाएं, चाहे डीजल के और पेट्रोल की गाड़ियां, एमिशन तो हम कार्बन ही कर रहे हैं ना। सो टू कंट्रोल ऑल दिस वाज डिसाइडेड इन पेरिस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप महाशय उस पेरिस कॉन्फ्रेंस को भी छोड़ देते हैं अब। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस पेरिस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू हिंडर हिज ऑयल प्रोडक्शन। और अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो नहीं बेचेगा, तो फिर करेगा क्या इस ऑयल का? द कमिंग टाइम इज देयर, द वे ईवी कार्स, ये जो बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं, और अदर इथेनॉल, मीथेन गैस, ये जो गैस प्रोड्यूसिंग कार्स हैं, ये जो आने वाला समय है, बड़ी जल्दी पेट्रोल की किल्लत जो है खत्म होने वाली है। अगर सारी कंट्रीज ये गैसोलीन के ऊपर आ जाती हैं और बैटरी ऑपरेटेड कार्स के ऊपर आ जाती हैं, व्हाट विल हैपन अबाउट दीज कंट्रीज? सोचने की बात है। और ट्रंप वो जो यूएन सीजी है उसको भी छोड़ देता है। कार्बन गैस एमिशन इसको भी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे ऑयल प्रोड्यूस करना है। He is just targeting on the production of his oil and selling of his oil. He doesn't want other countries to sell their oil. His oil should be sold. That is why so many sanctions on Venezuela. Thank you so much.